हेलो एंड वेलकम बैक टू JKCS वंस अगेन। आज के लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी के फिर से एक और टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? सॉइल्स। तो सॉइल्स के बारे में आपने हर टाइप के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है देखे होंगे। इस टॉपिक से अच्छे खासे जो है क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस की बात अगर करूँ तो कौन से सॉइल्स जो है ज़्यादा फर्टाइल माने जाते हैं, कौन से ज़्यादा सॉइल्स हैं जो ज़्यादा वाइड स्प्रेड हैं, कौन से ज़्यादा सॉइल्स हैं जिसमें राइस और वीट ज़्यादा कल्टीवेट किए जाते हैं, इस टाइप के सॉइल्स। या फॉर एग्जांपल रेड सॉइल्स का कलर रेड क्यों है, ब्लैक सॉइल्स का कलर ब्लैक क्यों है, या फॉर एग्जांपल रिगर सॉइल्स किनको कहते हैं, या फॉर एग्जांपल कॉटन सॉइल्स किनको कहते हैं, या वो कौन सी सॉइल्स है जो ह्यूमस में रिच होती है, वो कौन सी सॉइल्स है वो पोटाश में रिच होती है, वो कौन सी सॉइल्स है जो मध्य प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश, जो वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के इस टॉपिक से अच्छे खासे जो है क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एज यूजुअल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सॉइल्स आखिर कहते किनको है, या जिनको हम उर्दू में मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी अर्थ जो है, हमने जब अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने ऊपर वाली लेयर को, इसको क्रस्ट का नाम दे दिया। ठीक है, तो इस क्रस्ट पे, ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट पे एक लेयर बनती है। इस क्रस्ट पे एक लेयर बनती है किन की? अनसॉर्टेड मटेरियल। उसमें क्या आता है? रॉक सेडिमेंट्स। पत्थर जब टूटते हैं, बड़े बड़े पत्थर जब छोटे छोटे टुकड़ों में, कंकरों में, सिल्ट वगैरह में टूट जाते हैं, तो उनको हम रॉक सेडिमेंट्स कहते हैं या डेब्रीज कहते हैं। ठीक है, डेब्रीज हम यूजुअल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में हम मलबा वगैरह जो होता है, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन जो है या गिरते हैं, कोई मकान कोई जो है गिराया जाता है, ओल्ड कंस्ट्रक्शन गिराई जाती है, तो उसको हम यूजुअली डेब्रीज कहते हैं, मलबा कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है। जानवर कहीं पे मर जाते हैं तो उनकी जो डिकम्पोजिशन होती है बोन्स की। ठीक है, इसी तरह पेड़ों से जो पत्ते आते हैं वो गिरते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं तो वो उसमें मिलते हैं। पानी होता है, पानी इसमें मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह जो क्या कहते हैं इसके जो बाकी सारे भी मटेरियल जो हैं ह्यूमन की इंटरफेरेंस से जो इसमें मटेरियल्स ऐड होते रहते हैं, तो ये सब एक मिक्सचर जैसा बनता है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी मटेरियल्स। तो इसमें बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं, एक मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं। किस टाइप के मटेरियल्स? रॉक जो है पार्टिकल्स होते हैं, डेब्रीज वगैरह होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ह्यूमस वगैरह होता है, पत्ते होते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन जो है जो एनिमल्स एंड प्लांट्स की वगैरह वो सब इसमें होते हैं। तो ये सब मिला के सॉइल बनाते हैं। ठीक है, किसके ऊपर पाई जाती है टॉप मोस्ट लेयर? ये क्रस्ट के ऊपर पाई जाती है। अर्थ की अपनी 3 लेयर्स है, ये उनसे अलग है। ये क्रस्ट जो है, ये जो 3 लेयर्स है, या फॉर एग्जांपल क्रस्ट जो है वो अपने आप जो है अर्थ में पाए जाते हैं, लेकिन ये सॉइल जो है आहिस्ता आहिस्ता विद द कोर्स ऑफ टाइम ये मिक्सचर जो है ये जमा होता है क्रस्ट के ऊपर। दिस इज नॉट ए सेपरेट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की कोई सेपरेट लेयर नहीं है, बल्कि क्रस्ट पे ये सब चीज़ें जिनकी हमने बात की, ये सब क्रस्ट पे जमा होते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया सॉइल्स। ठीक है, सिंपल जो है लेमन लैंग्वेज में, ल्यूसिड लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि सॉइल्स किनको कहते हैं। और अब हम इन्हीं सॉइल्स को, इंडिया की सॉइल्स को डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉइल को डिफाइन करेंगे। द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रीज एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस। जो अर्थ की सरफेस पे, सरफेस क्या है? क्रस्ट। जो अर्थ की सरफेस पे ये जो मिक्सचर जमा होता है, किन चीज़ों का मिक्सचर? कौन सी चीज़ें मिलती हैं? रॉक डेब्रीज। डेब्रीज में जब भी कोई बड़ा सा पत्थर, वो बड़ा पत्थर किससे टूट जाता है, कैसे उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट कंसेप्ट, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थ्योरी। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट, ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और फिर कहीं पे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा ऑर्गेनिक मटीरियल, प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो ये होते हैं, डेड रिमेन्स जो होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, ज़मीन में आकर जो है मिलते हैं। यही सब इस अर्थ पे, इस ज़मीन पे बिखरे पड़े होते हैं, और टाइम के साथ साथ जो है ये वहाँ पे एक छोटी सी पतली सी लेयर बनाते हैं जिसको हम सॉइल कहते हैं, या जिसको हम उर्दू में मिट्टी कहते
हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन लाइफ का, बिकॉज यही सॉइल जो है यही सारी पॉपुलेशन को फीड करता है। सॉइल जो है यही जो है पॉपुलेशन को फीड करता है। ऑलमोस्ट इट इज सेड दैट 20% ऑफ सॉइल सपोर्ट्स 80% ऑफ पॉपुलेशन, की 20% ही सॉइल जो है पाई जाती है और ये सपोर्ट किसको करती है, 80% ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जो है सजेशन देना चाहूँगा, एडवाइस देना चाहूँगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो देखने वाले जो है या स्टूडेंट्स किसी के प्रिपेयर जो करने वाले, इनको हमसे टीचर से ज़्यादा पता रहता है, ठीक है, लेकिन फिर ये उस चीज़ को अननेसेसरी चीज़ों में जो है यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल सर आपने 20% बोला, एक बुक में 22% था, सर आपने 80% बोला, आपने गलत फैक्ट हमको बता दिया। डू नॉट इंडल्ज इन सच थिंग्स, इन चीज़ों में मत पढ़िए, आपको कंसेप्ट उठाना है, ठीक है। फैक्ट्स फिगर्स ये सब चेंज होते रहते हैं, बट आपको कंसेप्ट उठाना है किसी चीज़ से। तभी मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है आप किसी बुक पे देखो कि 30% ऑफ सॉइल सपोर्ट्स 70% ऑफ पॉपुलेशन, 40% तो सर आपने ऐसे बता दिया, ऐसे बता दिया। मैं बस आपको यहाँ पे इस टाइम पे विद रेफरेंस टू सॉइल इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ कंसेप्ट को उठाइए, सिर्फ आप कंसेप्ट को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। आप एक अपना नॉलेज पूल बनाइए जिसमें किसी से प्लेटफॉर्म से, चाहे आप किस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप किस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, ओवरऑल आपको अपनी नॉलेज को एक्यूमुलेट करना है। हर किसी इंसान में पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, बट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु लुक एट द पॉजिटिव्स ऑफ द पीपल। जिन्होंने नेगेटिव्स पे जो है कंसंट्रेट किया, वो सिर्फ उन्हीं नेगेटिव्स के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। हर किसी से जो है पॉजिटिव्स उठाते जाइए। इस लेक्चर में क्यों ना आधे घंटे में आपने एक ही चीज़ क्यों ना सीखी, डू कंसंट्रेट ऑन दैट वन थिंग अदर देन कंसंट्रेटिंग ऑन 20 अननेसेसरी थिंग्स जो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे बोलनी नहीं आई, जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। डू नॉट इंडल्ज इन सच थिंग्स, डू नॉट इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज़, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है देखते हैं कि जो फैक्टर क्या ऐसे क्या फैक्टर्स जो है क्रिएट हो जाते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस सॉइल फॉर्मेशन के पीछे जो है वजह होती है इनके बनने की। कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते होंगे, कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होते होंगी जिनकी वजह से ये सॉइल बनती होगी, ठीक है। ये रॉक सेडिमेंट्स जो हैं, ये जो रॉक डेब्रीज है, ये कैसे सेटल होगा, ये कहाँ से आ गया, इसमें ये डिकम्पोज्ड जो है प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स ये कहाँ से इसमें आ गए, इसमें ये ह्यूमस कहाँ से आ गया। वो दैट मीन्स दिस हैज़ टू बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसकी वजह से इतनी वैल्यूएबल जो है ऊपर वाले की नेमत हम तक पहुंची है, ठीक है। और उन्हीं चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार आपको हमेशा बोल रहा हूँ, अदरवाइज जो सॉइल्स हैं 8 टाइप्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 10 और 15 मिनट्स। ना इसमें आपको कोई कंसेप्ट लगेगा, ना आपको ये उसमें याद रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत पेश आएगी। बट मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, डू कंसंट्रेट, डू गेट टू द बेसिक्स, गेट बैक टू द बेसिक्स। बेसिक्स की तरफ जो है पहले ध्यान दिया कीजिए, पहले ध्यान दिया करो, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग किया करो, ठीक है। तो मैं कहाँ था, तो ये प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती होगी और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स इसको रिस्पॉन्सिबल होते होंगे इस सॉइल को बनने में, और हैं भी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, रिलीफ है, पैरेंट मटेरियल है, क्लाइमेट है, बायोटिक एक्टिविटी है, ओवर टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम रिलीफ की बात करें, रिलीफ का मतलब क्या हो गया, रिलीफ का मतलब है किसी जगह के फिजिकल फीचर्स, या हम इन शॉर्ट ज्योग्राफी में रिलीफ को ये बोलते हैं कि किसी जगह का रिलीफ या लोकेशन या फिजियोग्राफी कैसी है। तो वो भी एक फैक्टर होता है सॉइल को बनने में, सॉइल फॉर्मेशन में। वो एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो सॉइल के बनने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई जगह जो है ये स्टीप स्लोप्स पे है, पहाड़ी जो है हिली रीजन्स पे है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे इरोजन ज़्यादा होती होगी कि नहीं। वाई, बिकॉज ड्यू टू द नेचुरल ग्रेडियंट, ड्यू टू द ग्रेविटी, ये जो पत्थर हैं ये ज़्यादा नीचे आते जाएंगे, ठीक है। और जब बारिश होती होगी तो इस बारिश की वजह से भी वॉश जो है, वॉश अवे जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा होता होगा एज़ कम्पेयर टू द एरिया जो प्लेन्स में होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये स्टीप स्लोप्स होते हैं
वहाँ पे मटेरियल सेटल नहीं हो सकता ड्यू टू इट स्लोप। प्लेन एरियाज में जब आएंगे जिनका जेंटल स्लोप है तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मटेरियल यहाँ से इरोजन की वजह से यहाँ आ गया, ये सेटल हो सकता है। जो हमने अलुवियल प्लेन जो जब हमने पढ़े थे या नॉर्दर्न प्लेन जब हमने उसमें पढ़े थे, उसमें मैंने ये बात की थी कि स्लोप से जो है चीज़ें जो है ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे उतर जाती है, और जो ही स्लोप कम हो जाता है तो ये चीज़ें सेटल हो जाती है प्लेन एरियाज में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इन चीज़ों को हम जो कहते हैं कि यहाँ पर इन सॉइल पार्टिकल्स ने या जो रॉक मटेरियल ने दे वर नॉट एबल टू लॉज देमसेल्व्स, और यहाँ पे उनको वो कंडीशंस क्रिएट हो गई कि उन्होंने अपने आप को वहाँ पे सेटल कराई। किन्होंने? रॉक डेब्रीज जो था या और भी जो चीज़ें थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा फैक्टर है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल क्या हो गया? पेरेंट मटेरियल हो गया कि जिस रॉक के सेडिमेंट्स इसमें शामिल हैं, जिस रॉक के सेडिमेंट्स उसमें शामिल हैं वो असल में कहाँ से आया है, वो पेरेंट मटेरियल क्या है। क्योंकि हमने पहले ही बताया इसमें रॉक डेब्रिस होता है, दैट मीन वो कहाँ से आ गया पेरेंट मटेरियल। क्योंकि पहले पत्थर के टुकड़े ही मिलते हैं, फिर उसमें ह्यूमस ऐड हो जाता है, फिर उसमें एनिमल्स एंड ये प्लांट रिमेन्स ऐड हो जाते हैं, फिर उसमें अन्य चीज़ें दीगर चीज़ें जो है जमा हो जाती हैं। बट बेसिक जो पेरेंट मटीरियल है, बेसिक जो पेरेंट मटीरियल है जो वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो वहाँ पे पहले सेटल हो गया तो फिर उसमें ये चीज़ें ऐड होती गई। को देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द पेरेंट मटेरियल एंड द सॉइल टाइप। क्यों? क्योंकि होता क्या है ये कि कोई सॉइल जो है, रॉक मटेरियल जो है, ये कहीं पे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे वेदरिंग हो गई वहीं पे सेटल हो गई। दैट मीन्स का मतलब ये बड़ा सा पत्थर था, ये वहीं अपनी जगह पे ही, ये अपनी जगह पे ही टूट गया। ठीक है, अपनी जगह पे ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। एंड इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, रातों रात ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन सॉइल्स को हम इन सिटू सॉइल्स कहते हैं। दैट मीन्स जो अपनी जगह पे ही बनी, इधर उधर नहीं गई, या इनको सीडेंट्री सॉइल्स कहते हैं, जो उसी जगह पर बनी जिस जगह पर इनका पेरेंट मटेरियल था। और उसके बाद और एक टाइप है जिसको हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड एज द वर्ड सजेस्ट कि ये वो सॉइल्स हैं जो बनी कहीं पे लेकिन सेटल कहीं जाके और हो गई, जिसका पेरेंट मटेरियल कहीं का था, स्लोप उस पे पेरेंट मटेरियल, यहाँ पे कोई राग थी, यहाँ पे कोई राग थी, टूट गई, वहीं पे सेटल हो जाती, लेकिन स्लोप की वजह से ये नीचे खिसक गई, अब यहाँ पे ये सेटल होने लगी, यहाँ पे इस चीज़ें ऐड होने लगी। दैट मीन्स ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो गया, जिसको हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स कहते हैं, अपोजिट टू द सीडेंट्री टाइप, अपोजिट टू द इन सिटू टाइप। दैट मीन्स ये सॉइल टाइप जो है ये ट्रांसपोर्टेड कैटेगरी में आते हैं। और आपको मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप जो है ओलुवियल सॉइल्स, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स हैं। कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज दीज सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर एक्शन। पानी का बहाव जब माउंटेन से रिवर्स निकलते हैं, ग्लेशियर से रिवर्स निकलते हैं, तो डाउन द स्लोप अपने पानी की रफ्तार की वजह से ये अपने पास अपने साथ क्या लेते हैं, पत्थर ले जाते हैं, सेडिमेंट्स ले जाते हैं, जो कुछ भी ले जाते हैं, और फिर पानी का बहाव खत्म होता है, स्लोप कम होता है, जो है माउंटेन से ये रिवर्स बाहर आ जाते हैं, और ये कहीं पे ये प्लेन एरियाज में ये सेटल हो जाता है। ये सारा इनका जिसको हम एलुवियम कहते हैं। जब हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन में वो खदर, भांगर वगैरह, बबर वगैरह, तो यही सब कुछ, क्योंकि ये चीज़ें पहाड़ों के नीचे जो है डिपॉजिट होती है, क्योंकि रिवर्स वहाँ से बहते हैं, जब स्लोप आ जाता है तो ये इनको, तभी हम इनको कभी एलुवियल फैंस भी कहते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में आता है कि फैंस आर द फीचर्स ऑफ, या एलुवियल फैंस आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ रिवर्स, ग्लेशियर्स, एयर मूविंग एयर या विंड स्ट्रीम जिनको कहते हैं। तो ये फैन की शक्ल में बनते, क्योंकि चाइना में फैन इसी टाइप के होते हैं, तभी इनको नाम फैन दिया गया है। आप जब जम्मू जाते होंगे तो हाईवे पे आप देखते होंगे, या लद्दाख से जब जाते होंगे तो पहाड़ों के नीचे ऐसे जो है छोटे मोटे जो है पेबल्स वगैरह, कंकर वगैरह जमा हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दिस इरोजन की वजह से दरिया अपने पानी जो है, या ड्यूरिंग रेनफॉल, ये पानी जो है माउंटेन स्लोप से नीचे आके एक जगह पे सेटल हो जाता है। आप जाके कहीं भी देख सकते हो, जब भी आप जो है श्रीनगर टू जम्मू जाते होंगे, या यहाँ से श्रीनगर टू लद्दाख वगैरह जाते होंगे, या हिली एरियाज में जाते होंगे, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि दीज आर ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। मतलब क्या? मटीरियल कहीं और का था
और डिपॉजिट कहीं और हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पैरेंट मटेरियल की बात। उसके बाद क्लाइमेट का क्या रोल है, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट ही ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता है कि ये रॉक जो है, बड़ा सा पत्थर, ये कैसे टूट जाएगा, जिसको हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उनका छोटे छोटे कंकरों में, पेबल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने की प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोटिक वेदरिंग, ये उनके अलग अलग टाइप्स हैं। यू नीड नॉट टू गो इनटू दैट डिटेल्स। तो होता क्या है कि ये क्लाइमेट की वजह से ये वेदरिंग जो है ज़्यादा होती है। क्लाइमेट इन चीज़ों को सप्लीमेंट करता है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये कोई रॉक है, दिस इज लोकेटेड इन द डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन में क्या होगा, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, ये सरफेस जो है ये दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है। शाम को अगर बारिश हुई किसी एरिया में, फॉर एग्जांपल किसी एरिया में, लेट नॉट बी डेजर्ट एरिया, किसी एरिया में चलो जहाँ पे दिन में ज़्यादा गर्मी हो गई, लेकिन रात में जो है अच्छा या ठंड की वजह से ये श्रिंक हो गई। वो यही प्रोसेस जब चलता रहता है, दिन में एक्सपेंड होना, रात में श्रिंक होना, तो इससे जो है क्या, रॉक कमज़ोर हो जाती है और एट द इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है। तो वेदरिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, ये मैंने एक सिंपल एक एग्जांपल दे दी। ज़्यादा बारिश की वजह से होता है कभी, या केमिकल वेदरिंग से ज़्यादा होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी वगैरह, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उन चीज़ों से फिजिकल वेदरिंग जो है या केमिकल वेदरिंग जो है, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि क्लाइमेट किसी जगह का कैसा होगा, लोकेशन किसी जगह की कैसी होगी, जिसकी वजह से ये वेदरिंग ज़्यादा होती है। मतलब रॉक्स जो है वो टूटने में वो फैसिलिटेट हो जाते हैं क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। तो क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में। क्यों? बिकॉज इट इनिशिएट्स वेदरिंग, ये वेदरिंग को इनिशिएट करता है। अब सबसे मज़े की बात अगर है, अगर ये रॉक मटेरियल ना होता, अगर ये बड़े पत्थर ना होते जिससे ये रॉक मटेरियल नहीं बनता, फिर ये रॉक मटेरियल अपनी जगह पे ही इसमें मिक्सचर होता है, जिनको हमने सीडेंटरी सॉइल कहा, या कहीं पे ट्रांसपोर्ट हो गए, जब ये पैरेंट मटेरियल था तभी जाके सॉइल्स बनती है। वो दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्चुअल बात है, किसी बुक पे नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ कि सॉइल्स जो है दिस इज द आउटकम ऑफ वेदरिंग, कि वेदरिंग का अगर कोई आउटकम है तो वो सॉइल्स है। सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि वेदरिंग का जो आउटकम है वो सॉइल्स है। अगर वेदरिंग नहीं होती तो सॉइल्स नहीं बनते, ठीक है। उसके बाद बायोटिक एक्टिविटी, इसमें क्या आएगा बायोटिक एक्टिविटी में? इसका मतलब ये हो गया कि बायोटिक जो भी ह्यूमन रिलेटेड या प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो मैंने कहा, जो एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स डिकम्पोज हो जाते हैं, ज़मीन में बैक्टीरिया बनता है, उनमें फंजाई बनता है उनमें, ठीक है। तो ये सब जो है चीज़ें जो है लिविंग ऑब्जेक्ट, जो लिविंग थिंग्स जो है, ये सब ज़मीन में मिल जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे भी वही होता है प्रोसेस, केमिकल वेदरिंग या फिजिकल वेदरिंग जो है, ये जो है सप्लीमेंट कर जाता है, उनको ह्यूमस बना देता है। ह्यूमस कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया कहीं पे फंगस वगैरह जो है ये कहीं पे असेंबल हो जाते हैं, बनते हैं। उसी तरह फिर पेड़ों से जो पत्ते आते हैं वो जमा हो जाते हैं, फिर उनमें बारिश होती है तो एक टाइप का वो स्टिकी मटेरियल बनता है, वो पेस्ट जैसा बनता है। ओवरऑल जो है रिमेन्स उसमें मिल जाते हैं ड्यू टू फंगाई, ड्यू टू बैक्टीरिया, ड्यू टू ये लीव्स वगैरह। तो उस चीज़ को हम बायोटिक एक्टिविटी कहते हैं। वो दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द लाइफ फॉर्म्स, एनिमल्स एंड प्लांट रिमेन जो है इसमें जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई जानवर मर गया, उसके जो बोन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होने लगते हैं, उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, तो ओवरऑल वो फिर इसी मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है टाइम, क्योंकि ये वेदरिंग होना किसी बड़े से पत्थर का छोटे छोटे पीसेस में कंसोलिडेट होना, कहीं पे फिजिकल वेदरिंग से, केमिकल वेदरिंग से, बायोटिक वेदरिंग से, क्लाइमेट का असर होने से, बायोटिक एक्टिविटी होने से, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस जो है इसमें टाइम लगता है। दैट मीन्स अगर हम इस सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस से टाइम को निकाल दे तो सॉइल कुछ भी नहीं है, सॉइल बन ही नहीं सकती। तभी हम सॉइल को बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इरोजन में बस 1-2 दिन में, सैलाब की वजह से ये जो है इरोड होती है, गायब हो जाती है। बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम टू फॉर्म। कितने सालों में बड़े बड़े पत्थर टूट जाएंगे पहाड़ों पे, किसी और जगह पे, वो कितने देर में फिर इसमें ये मटेरियल कहीं पे सेटल हो जाएगा,
फिर कब इसमें ये मटेरियल जो मिक्सचर हमने बात की, जिस मिक्सचर की हमने बात की, वो कंटेंट्स इसमें कब जुड़ते जाएंगे, वो कंटेंट्स इसमें कब जमा हो जाएंगे, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। दैट मीन्स टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। हम बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं, रिलीफ वगैरह, लेकिन टाइम हमें जो है स्किप ही हो जाता है। आखिर टाइम का इसमें क्या रोल है, टाइम इसमें नहीं लगेगा। टाइम का अगर रोल जो है तब खत्म हो जाएगा अगर ये जो सॉइल जो है रातों रात बन पाती, बट दैट इज़ नॉट द केस एंड दैट इज़ व्हाई वी कंसिडर टाइम एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अब इनमें कौन सी प्रोसेसेस जो है इन्वॉल्व है सॉइल बनने में, मिट्टी बनने में कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, किन किन प्रोसेसेस के होते हुए ये वेदरिंग जो है ये सॉइल जो बनती है। दैट मीन इनमें कोई जो कम्प्लेक्स एक प्रोसेस है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ये जो है बहुत सारी प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व है। उसमें क्या क्या आता है, वेदरिंग जो मैंने कहा, फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स या ब्रेकिंग अवे ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल सेगमेंट, उसको हम वेदरिंग कहते हैं। इलुविएशन इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलुविएशन का मतलब है जब कोई लेयर, ठीक है, जब किसी लेयर से मटेरियल्स वॉश अवे हो जाएंगे टुवर्ड्स द लोअर लेयर और फिर किसी जगह पे सेटल हो जाएंगे, तो उस लेयर को, जिस लेयर से ये पार्टिकल्स, ये सेडिमेंट्स, ये मटेरियल्स, ये मिनरल्स निकल जाएंगे, उसको हम जोन ऑफ इलुविएशन कहते हैं। ELLUVIATION। तो इलुविएशन वो प्रोसेस होगी जिससे मिनरल्स, सेडिमेंट्स जो है ये किसी लेयर से निकल जाते हैं, किसी लेयर से निकल जाते हैं, उसको हम इलुविएशन, उस प्रोसेस को हम इलुविएशन कहते हैं। और जिस जोन से, जिस लेयर से ये निकल जाते हैं, उसको हम जोन ऑफ एलुविएशन कहते हैं। इससे मिलता जुलता एक कंसेप्ट है, इसको हम लीचिंग कहते हैं। लीचिंग भी यही सेम प्रोसेस है, लेकिन इलुविएशन में होता क्या है, इसमें फाइन पार्टिकल्स जो है निकल जाते हैं, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल रेत के दाने, जो है क्या कहते हैं, हम सिल्ट वगैरह के दाने होते हैं, मोटे मोटे दाने, हज़ारों किस्में हैं, ठीक है, लेकिन हम मेजरली बोलते हैं सैंड, सिल्क, ले, अदरवाइज जो है इनमें बहुत ज़्यादा जो है कैटेगरी जो है क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है, तो वो निकल जाते हैं। और लीचिंग में यही प्रोसेस होता है कि ये मिनरल्स निकल जाते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं जो पानी में जो है डिजॉल्व होते हैं, सॉल्युबल जो होते हैं वो निकल जाते हैं। दैट मीन चाहे इलुविएशन हो, ELLU, और लीचिंग हो, इसमें से उस लेयर से ये मिनरल्स जो है ये निकल जाते हैं। और जिस लेयर पे ये डिपॉजिट होते हैं, जिस लेयर पे ये जमा होते हैं, उसको जोन ऑफ इलुविएशन कहते हैं, ILLU। इसमें ELLU, इसमें ILLUVIATION। मतलब ये हुआ किसी लेयर से कोई निकला, कोई मटेरियल निकला, उसको हम उस प्रोसेस को इलुविएशन कहेंगे। और ये जो ये चीज़ें हैं ये जमा हो गई कहीं पे, उसको हम इलुविएशन, उस प्रोसेस को कहते हैं। जिस लेयर में ये जमा हो गई उसको जोन ऑफ इलुविएशन कहते हैं। अब याद कैसे रखोगे ELLU वाला और E, इसको आप याद रखोगे सिंपली। E मीन्स एग्जिट यानी निकल जाते हैं, I मीन्स इन यानी आ जाते हैं, ठीक है। E मीन्स एग्जिट, इलुविएशन में E से एग्जिट मतलब उस लेयर से निकल जाती है, और इलुविएशन इस लेयर में इन, इस लेयर में जमा हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं किसमें, वेदरिंग में, सॉइल फॉर्मेशन में। अब अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्वड इन द सॉइल फॉर्मेशन, आपको मोटा मोटा याद होगा वेदरिंग, बट या लीचिंग, तो इलुविएशन इस टाइप के जो कंसेप्ट जो है कभी कभी हम स्किप कर जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और एग्जाम में शायद एक बार नेट में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज द लेयर और जोन ऑफ इलुविएशन, कि इनमें से कौन सी लेयर इलुविएशन है, दैट मीन्स किस लेयर पे सेडिमेंट जो है जमा हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई ट्राई टू ब्रिंग यू द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल, तभी मैं सारी ये चीज़ें, अदरवाइज बुक्स पे ज़्यादा ये चीज़ें जो है लिखी नहीं होती है, तो जो है बिखरी पड़ी होती हैं ये सब चीज़ें, किसी बुक में ये लिखा होगा, किसी बुक में ये लिखा होगा। मैं इन सब चीज़ों को असेंबल एक ही जगह पे असेंबल करता हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे, ठीक है। उसके बाद इस सॉइल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जिस मिक्सचर की हमने बात की, उस मिक्सचर में होता क्या क्या है, क्या होता है उसमें, मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस वगैरह होता है, किससे,
जो प्लांट्स के पत्ते वगैरह गिरते हैं वो फिर ह्यूमस वगैरह बनाते हैं, या डेड रिमेन्स ऑफ डिकम्पोजिशन के बाद जो होते हैं, इसमें वाटर इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है और इसमें एयर भी होता है। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डज सॉइल कंटेन्स सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। क्या सॉइल में सॉलिड्स ही बस पाए जाते हैं, लिक्विड्स ही बस पाए जाते हैं, गैसेस ही पाए जाते हैं? यस, सॉइल में सॉलिड्स भी पाए जाते हैं, लिक्विड भी पाए जाते हैं और गैसेस भी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस पार्ट की तरफ आएंगे कि सॉइल प्रोफाइल जानने की कोशिश करेंगे। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? ए सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल का वर्टिकल क्रॉस सेक्शन जब हम देखेंगे, मानो ज़मीन से किसी ने एक स्लाइस काट दिया हो, सॉइल का एक स्लाइस काट दिया हो, ठीक है, तो वो वर्टिकल सेक्शन जो है इसमें कैसा दिखेगा, उसी को हम प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, और मेड ऑफ लेयर रनिंग पैरेलल टू द सरफेस, हमने जो है सुना ही है, देखा ही है, पढ़ा भी है कि सॉइल का एक लेयर स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ये प्रोफाइल उन्हीं लेयर्स के बारे में जानना है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो सरफेस के भी पैरेलल है। यानी कि यहाँ पे क्रस्ट है, जो लेयर क्रस्ट के पैरेलल है, जो लेयर्स क्रस्ट के पैरेलल है, उन्हीं को हम एक साथ एक नाम देते हैं जिसको प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, दीज लेयर्स और हॉरिजॉन्टल आर नोन एज सॉइल प्रोफाइल, तो इसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अपने डायग्राम्स पे बारहा देखा होगा कि ये सॉइल प्रोफाइल जो है दिखने में कैसी होती है, तो ये जो है ऐसे जो है सॉइल प्रोफाइल दिखता है। क्रॉस सेक्शन होता है, वर्टिकली जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल दिखाता है, उसी को हम प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, सो देयर आर सेवरल व्यूज कि सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके प्रोफाइल के बारे में। तो कुछ का कहना है कि ये 5 लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हैं। ठीक है, कुछ OA इसमें E घुसा देते हैं, E का भी है, तो ठीक है, लेकिन मेजरली जो है मोस्ट परसेंटेज जो एग्री करते हैं सिर्फ 3 जोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ओ हॉरिजॉन ऑल्सो कॉल्ड एन ऑर्गेनिक हॉरिजॉन इन नॉट पार्ट ऑफ द सॉइल, जो सबसे पहले सरफेस पे पाई जाती है, यानी ये जिसपे क्रॉप्स वगैरह उगाए जाते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं। बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट ओ लेयर और ऑर्गेनिक लेयर इज नॉट पार्ट ऑफ द सॉइल, नॉट, ये सॉइल का हिस्सा नहीं है। ये टॉप मोस्ट जो है इसमें पाई जाती है, जिसमें क्रॉप्स वगैरह उगते हैं, ऑर्गेनिक लेयर मानी जाती है, लेकिन सॉइल का हिस्सा नहीं है, सॉइल की कोई लेयर नहीं है। ठीक है, ये लेयर सॉइल प्रोफाइल में इंक्लूडेड नहीं होती है, ये सॉइल का हिस्सा नहीं मानी जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उसके बाद ए हॉराइजन, सबसे पहली लेयर, ऑर्गेनिक के बाद सबसे पहली लेयर, ये जो अब जो मेन सॉइल का स्ट्रक्चर है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड टॉप सॉइल, क्यों? क्योंकि टॉप पे यही होती है। ठीक है, वो उसमें फिर ऑर्गेनिक मैटर जमा होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, तो तभी ये ऑर्गेनिक मैटर जो है तभी इसको सॉइल का हिस्सा नहीं मानते हैं। इट कंटेन्स ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्सड विद मिनरल वाटर, को दैट मीन इसमें ह्यूमस होता है, इसमें ऑर्गेनिक मिनरल मटेरियल्स होते हैं, और इसमें जो है मिनरल मैटर जमा हुआ होता है न्यूट्रिएंट्स के साथ, पानी के साथ। इट इज़ द जोन ऑफ एलिवेशन, जिस एलिवेशन की मैं बात कर रहा था, को दैट मीन्स इस जोन से पार्टिकल्स निकलते हैं। सीधी सी बात है, बारिश होगी, वो अपने साथ जो है यहाँ से निकल जाएंगे, मटेरियल्स निकल जाएंगे, तभी ये जोन ऑफ एलिवेशन है। आपको कुछ डायग्राम्स पे यहाँ पे लिखा भी होगा एलिवेशन, तो अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर ये एलिवेशन है तो है क्या। दैट मीन्स ये वो प्रोसेस है, ये वो जोन है जिससे लेयर्स में से मिनरल्स जो है निकल जाते हैं। ठीक है, एलिवेशन, ELLU, यानी E मीन्स एग्जिट। उसके बाद बी हॉरिजन, ये ट्रांजिशन होती है A to C में, दैट मीन्स ए लेयर और C लेयर और A लेयर के बीच एक लेयर होती है। कंटेन्स मैटर डिराइव्ड फ्रॉम अबो लेयर, सीधी सी बात है, इस लेयर पे ऊपर से जो मटेरियल आए हुए होते हैं वो यहीं पे जमा होते हैं। इट इज़ ए जोन ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन आई मीन्स इन, दैट मीन्स इस पे वो जमा होते हैं, जो ऊपर से मटेरियल जो है पानी की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे जो है उतर जाते हैं, यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, इसको हम जोन ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए को हम सरफेस लेयर कहते हैं, बी को सब सॉइल कहते हैं, सॉइल से नीचे एक लेयर सब सॉइल। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हम सोलम कहते हैं, इन दोनों को मिला के हम सोलम कहते हैं। ये नेट में जो ज्योग्राफी वगैरह का नेट होता है या CSI नेट, उसमें जो है बहुत बार पूछा गया है कि सोलम रेफर्स टू ए लेयर, सोलम रेफर्स टू बी लेयर, सोलम रेफर्स टू C लेयर। तो सोलम किसको कहते हैं? A+B लेयर, यानी सरफेस एंड सब सॉइल, या A+B लेयर को हम सोलम कहते हैं। ठीक है, या हम इसी को ट्रू सॉइल कहते हैं, किसको? A और B सॉइल को मिला के, न A अलग है न B अलग है, इसमें दोनों मिला के ये क्रॉस सेक्शन जो है इसको हम सोलम कहते हैं। अब आप बोलोगे सर O भी इसमें आता है, बट
told you already that all layer or organic layer is not part of the soil, ठीक है। उसके बाद सी हॉरिजन कंपोज्ड ऑफ लूज बैरन मटेरियल। लूज बैरन मटेरियल मीन्स आपको क्या लगता है कि पहले क्या सेटल होता होगा, पहले ये लेयर बनती होगी फिर ये लेयर्स बनती होगी, दैट मीन्स ये बैरन मटेरियल होता है लेकिन लूज वाला, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू मनी प्रोसेस इन्वॉल्व तो बहुत सारा टाइम लगता है, तो ये जो है पत्थर वगैरह कहीं पे सेटल हो जाते हैं, तो इसमें कहीं कभी कभी वो चूरा जैसा होता है और कभी कभी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। जो ये चूरा जैसा होता है लूज पैरेंट मटेरियल होता है उसको सी हॉरिजन कहते हैं, और जो इसके नीचे बड़ा बड़ा जो होता है पैरेंट मटेरियल जो होता है बेड रॉक जिसको हम कहते हैं, अनवेदर्ड रॉक जिसको कहते हैं, जो उतने उसके बाद बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में वो रॉक जो है नहीं टूट गई है, उसको हम और हॉरिजन कहते हैं और बेड रॉक कहते हैं, ठीक है। रटा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे प्रोसेस को समझना है कि पहले बेड रॉक आ गई तो ठीक है, रॉक्स आ गई तो उसमें से कुछ रॉक जो है नहीं जो है फर्दर टूट पाए, तो ये अनवेदर्ड रॉक है जिसको हम बेड रॉक कहते हैं। उस पे जो है चूरा जमा हो गया जिसको हम लूज क्या लूज पैरन मटेरियल, ये इसी पैरन का मटेरियल है लेकिन लूज, दैट मीन्स छोटे छोटे पीसेस में। इसके बाद फिर बाकी लेयर्स बनते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहली लेयर बनने में कौन सी लेयर होती है, तो सबसे पहली लेयर जो वो यही होती है, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, क्योंकि पैरेंट रॉक अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन फिर उस पर जो मिक्सचर जो है जमा होने लगता है, देखो ये लूज पैरेंट मटेरियल है इसके रॉक सेडिमेंट्स के, फिर इसमें फिर ह्यूमस वगैरह ऐड हो जाता है, फिर यहाँ से वो उतर जाते हैं, तो ओवरऑल ये यहाँ से ये एक मिक्सचर जैसा बनता है राइट फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो इसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। गो दैट में सॉइल प्रोफाइल के बारे में अगर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है तो आपको यही रखनी है, प्रोसेस याद, लीचिंग, इलुवेशन एंड इलुवेशन। सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन आपको वहाँ पे देख के आंसर सॉल्व करना है, पेपर को देख के। ई मीन्स एग्जिट, आई मीन्स इन, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व है, और ये कुछ प्रोफाइल के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओ हॉरिजन सबसे पहली लेयर जो है होती है सॉइल पे बट नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द सॉइल, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है तभी ओ हॉरिजन कहते हैं। ए हॉरिजन होता है टॉप सॉइल जो पहली लेयर होती है नंबर 1 पे, ठीक है। हमने पहले बताया कि साइंटिस्ट ज़्यादातर एग्री करते हैं 3 जोन्स हैं, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, दैट मीन्स ये बेड रॉक भी ये भी नहीं कंसिडर की जाती सॉइल की लेयर। आप कुछ बुक्स पे देखोगे या कहीं पे मेंशन किया हुआ यहाँ पे ई जोन लिखा होगा, दैट मीन्स वो इसको बोलते हैं, ये ई जोन जो है ये इलुवेशन जोन है, इस जोन से वो निकल जाते हैं, लेकिन आपको ये अलग से जोन कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये सब चीज़ें नहीं बताता, लेकिन आप किसी बुक पे देखते कि यहाँ पे ई मेंशन किया हुआ है जोन ऑफ इलुवेशन, ठीक है, फिर आप बोलते सर को शायद ये बात पता ही नहीं थी कि ये इसके बाद एक लेयर होती है ई लेयर जिसको हम इलुवेशन के जोन से जानते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और इस सब के बाद हमने सॉइल की डेफिनेशन पढ़ी, इंट्रोडक्शन पढ़ा उनका, हमने उसमें फैक्टर्स पढ़े कि सॉइल के बनने के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमने उन प्रोसेस को जाना कि जिनकी वजह से जो है सॉइल्स बनती है, और अब हम उनके प्रोफाइल के बारे में पढ़ा कि सॉइल का प्रोफाइल कैसा होता है। सॉइल का क्रॉस सेक्शन में जब हम देखेंगे वर्टिकली जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है सॉइल का, उसके बारे में हमने जाना। अब इन्हीं सारी चीज़ों पे, फैक्टर्स पे, प्रोसेस पे, प्रोफाइल वगैरह पे, तो इन सब के बाद एक सॉइल की क्लासिफिकेशन की गई, तो जिसकी वजह से हमारे पास सॉइल्स आ गए 8 टाइप के सॉइल्स जो हमारे पास या इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले ज़माने में पहले से ही जो है 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स नहीं कंसिडर किए जाते हैं। पहले ज़माने में एंशिएंट टाइम्स में 2 ही टाइप के सॉइल्स पाए जाते हैं, एक को उर्वरा कहते थे और दूसरे को उसारा कहते थे। उर्वरा मीन्स फर्टाइल एंड स्वारा मीन्स स्टेराइल या नॉन फर्टाइल सॉइल्स, जो फर्टाइल सॉइल्स नहीं। तो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन जो थी पुराने ज़माने में यही 2 टाइप्स थी। अब ये इनको क्यों ये जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसारा एंड उर्वरा आर रिलेटेड टू, ये किस चीज़ के रिलेटेड है, सॉइल्स, एटमॉस्फेयर, वॉल्केनोज या कुछ भी हो सकता है। तो जब ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो वी कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन इट्स मेरिट, हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सॉइल की क्लासिफिकेशन का जिम्मा किसने लिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR को ये जिम्मा दिया गया कि आप क्लासिफिकेशन कर दो सॉइल्स की, और उन्होंने सॉइल्स की
कैटेगराइजेशन जो की, क्लासिफिकेशन जो की उन्होंने 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स उन्होंने बता दिए। किस बेसिस पे? जेनेसिस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे उन्होंने ये जो है सॉइल्स को 8 टाइप्स में जो है मेंशन किया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले टाइप जो है सॉइल्स के वो जानते हैं, ठीक है। चलो लेट अस बिगिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक कि सबसे पहले सॉइल जो है ओलुवियल सॉइल्स जो है पहला टाइप जो है सॉइल्स ओलुवियल टाइप है। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑफ सॉइल्स। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड सॉइल ज़्यादा फैली है, जिन्होंने ज़्यादा कवर ऑक्यूपाई किया है वो ओलुवियल सॉइल्स हैं एंड कवर अबाउट 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। एग्जाम में ये भी ऑप्शन में आता है कि विच आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल्स ऑफ इंडिया, तो ओलुवियल सॉइल्स है क्योंकि 40% उन्होंने एरिया ऑक्यूपाई किया है। दीज आर डिपॉजिशनल सॉइल्स। अब देखो फैक्ट को रटने में और फैक्ट को समझने में, कंसेप्ट को समझने के पीछे क्या जो है रीज़न होता है, लॉजिक होता है। दैट मीन्स दे आर डिपॉजिशनल सॉइल्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बन गई कहीं पे है, डिपॉजिट कहीं पे हो गई है, तभी उनको डिपॉजिशनल सॉइल्स कहते हैं। क्योंकि ये बनी कहीं और पे, सीडेंट्री नहीं है कि जहाँ पे बनी वहीं पे लोकेटेड, ये बनी कहीं और पे और सेटल कहीं और हो गई, ठीक है। तो उसको हम डिपॉजिशनल सॉइल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं डिपॉजिशनल सॉइल्स? बिकॉज दीज आर ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। क्यों? रिवर्स और स्ट्रीम्स या ओवरऑल पानी इनको बहा ले जाता है माउंटेन से, स्लोप एरियाज से और कहीं प्लेन एरियाज में सेटल करता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे फर्टाइल सॉइल्स में इनको गिना जाता है क्योंकि इनमें पोटाश होता है लेकिन ह्यूमस, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह इसमें कम होता है, तभी इनमें फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। तो किन एरियाज में पाए जाते हैं? जहाँ पे एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी होती है, जहाँ पे राइस, व्हीट वगैरह ये जो फूड क्रॉप्स है ये ज़्यादा निकलते हैं। कहाँ पे? ऑक्यूपाइड प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टू आसाम, जिनको हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कहते हैं। जो मैंने बताया कि माउंटेन से रिवर्स निकलते हैं, रिवर्स फिर अपना मटीरियल जो है स्लोप एरियाज में ऑन द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक जमा करते हैं, इनको हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। रिवर वैलीज ऑफ नर्मदा। क्यों रिवर वैलीज ही हैं? बिकॉज मैंने आपको बता दिया दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, तभी ये रिवर वैलीज, दैट मीन्स वो वैलीज, वी शेप्ड वैलीज जो रिवर जो है अपने बहने की वजह से बनाते हैं, उनको हम रिवर वैलीज कहते हैं। रिवर्स वी शेप्ड वैलीज बनाते हैं और ग्लेशियर यू शेप्ड वैली बनाते हैं, ठीक है। चलते चलते ये बात भी जान लो कि यू वी शेप्ड वैलीज रिवर्स बनाते हैं और यू शेप्ड वैलीज जो है ये ग्लेशियर्स की वजह से बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? वीट, राइस, शुगर केन, ज़्यादातर यही उगाए जाते हैं। और भी क्रॉप्स होते हैं लेकिन ज़्यादातर प्रिडोमिनेटली इन्हीं क्रॉप्स को उगाया जाता है। एंड देन ब्लैक सॉइल्स। इस सॉइल की टाइप के रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो ये है, तो विच आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल्स इन इंडिया, which are the most fertile soils in India, are wheat, rice, these food crops are mainly grown in which type of the soil। तो इसमें ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या which of the following soil is a depositional soil, या alluvial soil is a depositional soil, is it true or false, ठीक है। is it statement true or false, तो इसमें ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लैक सॉइल्स, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल्स, इनको हम रीगर सॉइल्स भी कहते हैं और कॉटन सॉइल्स भी कहते हैं। कॉटन सॉइल्स क्यों? क्योंकि ये मेजरली जो है कॉटन कल्टीवेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे आर ब्लैक ड्यू टू आयरन एंड एलुमिनियम। ये ब्लैक कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि आयरन और एलुमिनियम इनमें होता है, जिनकी वजह से ये ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। फॉर्मड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा स्प्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। डेक्कन प्लेट्यू आपने सुना ही होगा कि वहाँ जो है लावा फ्लोज होते थे, वो लावा जो है फिर सेटल हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। एंड इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मैंने पहले ही बताया कि ज्योग्राफी में हज़ारों सालों में ये प्रोसेस होती है। तो बहुत प्रोसेस के बाद, बहुत सालों के बाद ये लावा जो है ये सॉलिडिफाई हो गया और फिर वहीं इन रीजन से जो है सॉलिडिफाई होती ही ब्लैक सॉइल जो है बन गए, ठीक है। दे हैव हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी मीन्स ये बहुत देर तक पानी को जज़ब रख सकते हैं, पानी को अपने अंदर समेट सकते हैं, पानी अपने अंदर रोक सकते हैं। मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी इनमें ज़्यादा है। हम यूजुअली कहते हैं कि इसमें रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी कि अगर ये पढ़ता है तो इसको बहुत देर तक दिमाग में ही रहता है। कुछ लोगों की जो रिटेंशन कैपेसिटी मेरी तरह कम होती है, वो चीज़ें जो है पढ़ते ही भूल जाते हैं, तो हम ये नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है कि कॉटन को ये मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी इनको ये सूट करती है,
तो क्योंकि कॉटन जो है इन द ड्राई पीरियड जब ये नहीं होता है तो इन ब्लैक सॉइल्स ने मॉइस्चर रिटेन किया हुआ होता है जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल होता है. दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज कॉटन सॉइल्स बिकॉज दीज सॉइल्स फेवर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. ठीक है. दिस स्वेल व्हेन वेट एंड डेवलप क्रैक्स व्हेन ड्राई लाइक सेल्फ फ्लोइंग. का मतलब ये हो गया कि ये जब वेट होती हैं तो ये फैल जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, और जब ये ड्राई होती हैं तो क्रैक्स में डेवलप हो जाते हैं, वाइड क्रैक्स में डेवलप हो जाते हैं एज इफ इनकी सेल्फ फ्लोइंग हुई होती है. ठीक है. ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सेल्फ फ्लोइंग यूजुअली इज रिलेटेड विच आर द सॉइल. इनडायरेक्टली आएगा. अगर ये नहीं आएगा, ये जो दिस स्वेल व्हेन वेट, ये केएस 2009 की 10 में क्वेश्चन आया था. उस क्वेश्चन सीरीज में हमने ये देखा था कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था, यही विच आर द फॉलोइंग सॉइल्स व्हेन दे आर वेट दे आर सिटिक एंड डेवलप क्रैक्स व्हेन ये, तो ये ब्लैक सॉइल्स का कारनामा है. ठीक है. डेक्कन प्लेटूज में पाया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया. पेनिनसुलर रीजन है जिसमें लावा सॉलिडिफाई हो गया. महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की स्टेट्स में ये पाया जाता है. किन क्रॉप्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है? कॉटन, सीरियल्स, साइट्रस फ्रूट्स, टबैको. इन क्रॉप्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. आपको बस एक ही क्रॉप याद नहीं रखनी है, बट एटलीस्ट 2-3 क्रॉप जो है याद रखने हैं. साइट्रस फ्रूट्स किनको बोलते हैं? हम खट्टे फ्रूट्स को कहते हैं जिसमें लेमन आता है, जिसमें ऑरेंज वगैरह आते हैं. ये साइट्रस फ्रूट्स हमने, अगर आपको याद होगा, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी पढ़ा था. बिकॉज मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइट्रस फ्रूट्स, द एरिया इन एंड अराउंड मेडिटेरियन सी. उसके बाद रेड सॉइल्स. रेड कलर क्यों नाम है इनका? क्योंकि इसमें वाइड डिफ्यूजन है आयरन ऑक्साइड इसमें लेयर में. तो सारे तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा इन स्टेट्स में पाए जाते हैं. तो इसमें कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? राइस, मिलेट्स, वेजिटेबल्स, ग्राउंडनट्स वगैरह. तो ये सब इसके क्रॉप्स वगैरह है. तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, रेड कलर इज ड्यू टू कितने क्रॉप्स पाए जाते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स पाए जाते हैं, किन किन स्टेट्स में पाए जाते हैं. उसके बाद लेटराइट सॉइल, अगेन इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप. इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, जिसको ब्रिक के नाम से कहते हैं. लेटराइट सॉइल को लेटर से डिवाइड किया ना, ये डिराइव किया गया है, इसका मतलब ब्रिक है. दीज सॉइल्स आर फॉर्म बाय इंटेंसिव लीचिंग. लीचिंग जो मैंने बताया कि बारिश होती है तो पानी से ज़्यादा रेनफॉल की वजह से इसमें सॉल्युबल मटेरियल जो होता है वो उस जोन से निकलता है और कहीं पे डिपॉजिट होता है. तो लीचिंग इस प्रोसेस को कहते हैं द रन अवे ऑफ सॉल्युबल मटेरियल्स फ्रॉम वन लेयर. तो लीचिंग की वजह से बनते हैं. उसका मतलब ये हो गया इनडायरेक्टली ये ज़्यादातर उन एरियाज़ में बनती होंगी जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता होगा, क्योंकि रेनफॉल इज़ द सोल रीज़न बिहाइंड इंटेंसिव लीचिंग. तो ये रिच होती है पोटाश में, बट ह्यूमस नाइट्रोजन में कम होती है. तो ज़्यादातर कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं की जाती है. कहाँ पे पाई जाती है? कर्नाटका, केरला, आसाम के रीजन्स में, स्टेट्स में ये पाए जाते हैं. ठीक है. कौन से क्रॉप्स इसमें ज़्यादा उगाए जाते हैं? टी, रबर, कॉफ़ी. तो इन क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स भी कहते हैं और प्लांटेशन क्रॉप्स. तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि प्लांटेशन क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स आर मोस्ट सूटेड टू किस टाइप ऑफ सॉइल? लेटराइट सॉइल. तो एरिड सॉइल्स, एरिड हम रेगिस्तान को कहते हैं, एरिड रीजन. तो उसका मतलब ये सीधे नाम से ही पता चलता है, सजेस्ट करता है कि ये रेगिस्तान टाइप ऑफ सॉइल्स होती है जो सैलाइन इन नेचर होती है. इनमें मॉइस्चर नहीं होता है, ह्यूमस नहीं होता है. मॉइस्चर कहाँ से होगा? डेजर्ट्स में पानी की कमी रहती है. ह्यूमस कहाँ से होगा? क्योंकि डेजर्ट्स में जो है वेजिटेशन नहीं पाई जाती है. दैट इज़ वाई दी लैक इन दीज टू कंपोनेंट्स मेनली फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स. यहाँ पे राजस्थान में, हरियाणा में और एडजॉइनिंग जो है राजस्थान हरियाणा की जो पंजाबी वगैरह होती है. कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? बार्ली, मिलेट्स एंड मेज. सैलाइन सॉइल्स जो है इनको उसारा, रेग और कुलर भी कहते हैं. इन नामों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है. तो बिहार में पाए जाते हैं, ड्रायर पार्ट्स ऑफ बिहार, झारखंड एंड यूपी. और दीज सॉइल्स आर अनफिट फॉर एग्रीकल्चर. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दीज सॉइल्स आर कंप्लीटली अनफिट फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज दे आर सैलाइन इन नेचर. ठीक है, जिसकी वजह से ये अनफिट फॉर एग्रीकल्चर है. उसके बाद पीटी सॉइल्स. तो ये किन एरियाज़ में पाई जाती है? जिनमें ह्यूमिडिटी हाई होती है, ह्यूमिड एरियाज़ में होता है. ये भी मैंने बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए देखा है कि हाई ह्यूमिड रीजन्स में कौन सी सॉइल टाइप्स पाई जाती है. तो ये रिच होती है ह्यूमस में और ऑर्गेनिक कंटेंट में. तो इन सॉइल्स को जो है 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, केरला के कोटायम एंड अल्पुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ है बिकॉज दे लिटरली, ये सच में क्वेश्चंस आए हुए हैं नेट में, चाहे CSIR की बात हो, चाहे UGC की बात हो, या जो एग्ज़ाम के एस वगैरह के होते हैं उनमें आए हुए हैं. ठीक है, आंखों से गुजरे हुए होते हैं, तभी ये याद आता है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हुए हैं. दिस आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस. उसके बाद माउंटेन सॉइल्स, एज द नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स रीजन, हिली एरियाज जिनमें फॉरेस्ट वगैरह भी होते हैं. तो ये ह्यूमस कंटेंट में ज़्यादा होते हैं. क्यों? फॉरेस्ट की वजह से पत्ते वगैरह गिरते हैं तो ह्यूमस ज़्यादा बन जाता है. मेनली फाउंड इन द हिली एरियाज एंड JNK, झारखंड एंड आसाम. तो इन रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं.
क्रॉप्स कौन से पाए जाते हैं, अगर इनमें फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाएँ तो टी, फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, ये इनमें उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉइल टाइप्स है ये सब मेमोरी बेस्ड है, तो भी मैंने इनको थोड़ा थोड़ा जो है तेज़ तेज़ पढ़ा है, बिकॉज दीज आर मेमोरी बेस्ड। कंसेप्ट बेस्ड जो है वो मैं अपने हिसाब से जो है आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स हैं जो इसमें रहते हैं, पिक किस टाइप के कौन से क्रॉप्स किस में है किस में है, दिस आर सिंपली मेमोरी बेस्ड। लेकिन कंसेप्ट जब क्लियर होता है तो चीज़ों को याद रखने में आसानी होती है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।